जय हिंद दोस्तों। तो मैं आज आप लोग के बीच समाजशास्त्र की अगली क्लास लेके उपस्थित हुआ हूँ। ठीक है, प्रवेश शर्मा। अब हम लोगों ने पिछले क्लास में समाजशास्त्र के एक टॉपिक है ना, हिंदू सामाजिक संगठन को पढ़ा था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने धर्म, पुरुषार्थ, आश्रम, वर्ण व्यवस्था, ये चारों टॉपिक को ख़त्म किया था। आज हम लोग समाजशास्त्र के एक और टॉपिक प्राथमिक अवधारणाएं, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग समाज को पढ़ते हैं, समुदाय को पढ़ते हैं, समिति को पढ़ते हैं, संस्था को पढ़ते हैं, सामाजिक समूह को पढ़ते हैं, जनरीतियों को पढ़ते हैं, हम लोकाचार को पढ़ते हैं। ठीक, इसको बताता है प्राथमिक अवधारणाएं। अब प्राथमिक अवधारणाएं बोलेगा तो आप सबको डील करोगे थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो हम सबको 30-30 शब्द में, 60 शब्द में और 120 शब्द में पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक समाज में आते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का है समाज। ठीक, तो समाज तो सबको पता होगा, लेकिन इसको लिखना कैसे है ना, कि हमको सामने जांचने वाला बोले कि हाँ इन लोगों ने पढ़ के लिखा है। तो इसके लिए ये नोट्स है, ठीक है, जहाँ से भी मैं पढ़ा हूँ वहाँ का है ये नोट्स। ठीक, तो अब हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? समाज। ठीक है, समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग, ठीक है, विशेष अर्थ में किया जाता है। ठीक है, समाज शास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है, जो बोलता है यहाँ व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर पाए गए व्यवस्था को समाज कहा गया है। ठीक है, यहाँ व्यक्तियों के समूह को साधारणतः समाज नहीं माना गया है। मतलब इसके बोलने का मतलब ये है कि व्यक्तियों को के समूह को समाज नहीं कहा गया है, बल्कि समाज उसको कहा गया है जो व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर बनाए गए या पाए जाने वाले व्यवस्था को समाज कहा गया है, ना कि व्यक्तियों के भीड़ को। ठीक है, या लोगों की भीड़ को समाज नहीं बोल लेते हैं। अब जैसे हम लोग दोस्त खड़े रहते सबके साथ, तो वो समाज थोड़ी हो गया है ना, तो वो समाज नहीं होता। या कई जगह कई बुजुर्ग लोग बैठे हैं, भीड़ लगाए हैं, तो वो क्या समाज हो गया? क्या नहीं हुआ। जैसे एक्सीडेंट होता है तो भीड़ भीड़ देखते हो, तो व्यक्तियों का समूह तो रहता है, पर वो समाज है क्या? नहीं, वो समाज नहीं है। समाज क्या है? समाज वो है यहाँ व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर पाए जाने वाले व्यवस्था को समाज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ व्यक्तियों के समूह को साधारणतः समाज नहीं माना गया। इसमें पारस्परिक जागरूकता एवं सामान्य जीवन में भागीदारी होना महत्वपूर्ण है। मतलब इसमें पारस्परिक जागरूकता होना चाहिए और सामान्य जीवन में भागीदारी की भावना होनी चाहिए, उसी को समाज बोला जाता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे एक समाजशास्त्री है मैकाइवर एवं पेज, ठीक है, इन्होंने बोला था कि समाज क्या है? सामाजिक संबंधों का जाल है। ठीक है, उसी तरह एक जॉर्ज सीमेल है, उन्होंने कहा था समाज को उन व्यक्तियों का समूह माना है जो अंतःक्रिया द्वारा संबंधित है। मतलब अंतःक्रिया मतलब अंदरूनी उन लोगों के बीच पारस्परिक जागरूकता, ठीक है, और जीवन में भागीदारी है। ठीक है, अंतःक्रिया का मतलब ये होता है। ठीक, अब हम लोग आगे 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 बढ़ते हैं। ठीक, तो समाज की विशेषताएं, ठीक है, समाज की विशेषताएं, ये हम लोग का अगला टॉपिक हो गया। ठीक, अगर हम लोग को 30 शब्द में पूछता है कि समाज क्या है, ठीक, समाज क्या है पूछता है, तो समाज क्या है? अब हम लोग को सबसे पहले तो मैकाइवर एंड पेज का नाम लिख देना। ठीक है, मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, ठीक, सामाजिक संबंधों के जाल को समाज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे लिख देना, ठीक, कि समाज शास्त्र में समाज का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। ठीक है, यह व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं माना गया है, बल्कि व्यक्तियों का ऐसा समूह, ठीक है, जिनके भी सामाजिक संबंधों के अनुसार पाए जाने वाले व्यवस्था को समाज कहा जाता है। ठीक, अब आगे हम बढ़ते हैं। तो समाज की विशेषताएं, ठीक है, तो समाज की विशेषताएं ये हम लोग का टॉपिक, ठीक है, मेजर टॉपिक समाज की विशेषताएं। इसमें सबसे पहला क्या है? पारस्परिक जागरूकता। ठीक है, पारस्परिक जागरूकता के अभाव में कभी समाज का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, अगर पारस्परिक जागरूकता नहीं होगी ना तो सामाजिक संबंध होगा, और जब सामाजिक संबंध ही नहीं है तो समाज का निर्माण तो हो नहीं सकता। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा समाज अमूर्त है। ठीक है, मतलब समाज को आप कभी तोड़ नहीं सकते। ठीक, जैसे हिंदू समाज, ठीक, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, कुर्मी समाज, ठीक है, तो ये सब चीज़ों में जो रहता है, ये समाज का टूटता है क्या? किसी एक के चले जाने से समाज खत्म हो गया क्या? नहीं होता। ठीक है, उसी तरह समाज क्या है? अमूर्त है। ठीक, इसमें लिखा है, देखो पढ़ते हैं अब इसको। सामाजिक व्यक्तियों का समूह न होकर उसमें बनने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज क्या है? व्यक्ति का समूह न होकर उनमें बनने वाले सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध अमूर्त हैं, ठीक है, ये कभी टूटते नहीं, सामाजिक संबंध कभी नहीं टूटते।
आपसे आपके रिश्तेदार का संबंध कभी टूट सकता है क्या? कभी नहीं टूट सकता। अतः उनके आधार पर निर्मित समाज भी अमूर्त है। सामाजिक संबंध कभी नहीं टूट सकते। मतलब अमूर्त क्या होता है ये बताता हूँ। मतलब जिसको कभी तोड़ा ना जा सके, जिसको दोबारा दोबारा बनाया ना जा सके। ठीक है, वो बन गया है तो बन गया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। समाज में असमानता एवं समानताएं दोनों होती है, पर असमानता समानता के अधीन होती है। ठीक है, मतलब समाज में असमानता भी पाई जाती है और समानता भी पाई पाई जाती है, पर असमानता जो है वो समानता के अधीन होती है। ठीक है, असमानता होते भी उसको हम समान मानते हैं। ठीक, अगला अगला पॉइंट हमारा, समाज में सहयोग व संघर्ष विद्यमान है, किंतु संघर्ष सहयोग के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, समाज में क्या क्या है? समाज में आपका सहयोग और संघर्ष दोनों विद्यमान है। ठीक है, किंतु संघर्ष सहयोग के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, संघर्ष कब होगा? जब दो लोग सहयोग करेंगे तो किस काम के लिए संघर्ष होगा। तो ठीक है, आगे हम जो ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये हम लोग का ये जो टॉपिक है सहयोग, ठीक है, और ये संघर्ष, ये समाजशास्त्र में एक अलग से टॉपिक है। जिस तरह समाज को पढ़ो उस तरह हमको आगे जाके संघर्ष क्या है उसको पढ़ना है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके अभी इसी में। ठीक, और अगला ये है, समाज सदैव परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। ठीक है, ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, ये नोट्स आपको टेलीग्राम में चैनल में मिल जाएगा। आप लोग उससे अपने तरीके से एक अच्छा नोट्स बनाने की तैयारी करना। ठीक है, तो समाज सदैव क्या है? परिवर्तनशील एवं जटिल व्यवस्था है। ठीक, अब यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक लास्ट विशेषता ये है समाज की, कि समाज केवल मनुष्यों तक ही सीमित न होकर पशुओं में भी पाए जाते हैं। ठीक है, पर समाज शास्त्र में हम केवल मानव समाज का अध्ययन करते हैं, पशु समाज का अध्ययन नहीं करते हैं। समाज जो है वो सिर्फ मनुष्यों में नहीं पशुओं में भी पाया जाता है ना, एक बात याद रखना। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? समाज। ठीक है, समाज पढ़ा। अब समाज को हम लोगों ने पढ़ा तो समाज है क्या? ठीक, तो समाज क्या है? तो सबसे पहला ये है कि मैकाइवर और पेज ने क्या बोला है कि सामाजिक संबंधों का जाल ही क्या है? समाज है। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? समाज शास्त्र में समाज का प्रयोग विशेष अर्थ में किया जाता है। ठीक, यहाँ व्यक्तियों के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर पाए जाने व्यवस्था को समाज कहते हैं। ठीक है, समाज व्यक्तियों के समूह को नहीं कहा जाता, बल्कि पारस्परिक जागरूकता एवं समान जीवन में भागीदारी होने की भावना को समाज कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आएगा समाज की विशेषताएं। तो समाज सबसे पहला क्या है? अमूर्त है। ठीक है, पारस्परिक जागरूकता होनी चाहिए। बिना पारस्परिक जागरूकता के सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे, और जब सामाजिक संबंध नहीं बनेंगे तो समाज कहाँ बनेगा? ठीक है, समाज में असमानता और समानता दोनों हैं, पर असमानता समानता के अधीन है। समाज में संघर्ष और सहयोग दोनों हैं, पर सहयोग संघर्ष सहयोग के अंतर्गत पाया जाता है। समाज सदैव परिवर्तनशील है। ठीक है, मनुष्यों की तरह पशुओं में भी समाज पाया जाता है, पर हम लोग मानव समाज को ही अध्ययन करते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक क्या आ जाएगा? समुदाय। ठीक है, समुदाय क्या है? अब समुदाय, समाज हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग आते हैं समुदाय। ठीक है, तो इसी से मिलता जुलता है, कोई वो नहीं है, लेकिन याद रखना है कि कौन क्या है ना। ठीक, कि समुदाय सामाजिक जीवन में, ठीक है, सामाजिक जीवन में भागीदारी लोगों का ऐसा समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना होती है। मतलब उसमें कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र नहीं था समाज में, लेकिन समुदाय में क्या है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए और हम की भावना होनी चाहिए। ठीक है, ये दोनों याद रखना। ठीक, समाज में कोई निश्चित भौगोलिक क्षेत्र हम की भावना वाला उद्देश्य नहीं था, लेकिन समुदाय में क्या है? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, और हम की भावना। इसका उदाहरण मैं देता हूँ आपको, जैसे गांव में समुदाय रहता है। ठीक है, कस्बा, नगर, राष्ट्र मतलब भारत, हम एक समुदाय के हैं ना, भारत के हैं। तो ठीक है, तो समुदाय है तो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है भारत का। ठीक है, आप अमेरिका के लोग को तो नहीं बोल सकते ना कि हमारा समुदाय है करके। ठीक है, तो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत जो निवास करते हैं, जिसमें हम की भावना होती है या सामुदायिक भावना होती है, उसे समुदाय कहा जाता है।
ठीक है। मतलब समुदाय सामाजिक जीवन में भागीदारी लोगों का ऐसा समूह जिनका एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है, जिनमें हम की भावना है या सामुदायिक भावना है, उसे समुदाय कहा जाता है। ठीक। प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परंपराएं एवं नियम होते हैं जो लोगों के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करने में योगदान देते हैं। ठीक है। प्रत्येक समुदाय की अपनी कुछ परंपराएं एवं नियम होते हैं जो लोगों के व्यवहारों को निर्देशित एवं नियंत्रित करने में योगदान देते हैं। ठीक है। उदाहरण क्या है इसका, समुदाय का उदाहरण क्या है आपका, देखो तो ये है आप लोग का ग्राम, कस्बा, समूह आदि, है ना, ये चारों है। ठीक है। और सबसे इसमें टॉपिक ये है कि आप इसको याद रखना कि समुदाय क्या है, समुदाय में किसकी ज़रूरत है। ठीक है। तो समुदाय में किसकी ज़रूरत है हमें, तो ये देखो आप। ठीक है। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, हम की भावना, ठीक है, या सामुदायिक भावना। ठीक है। ये तीनों पाई जाएगी तभी आपका समुदाय का निर्माण होगा, वरना समुदाय का निर्माण नहीं होगा। ठीक है। और ये आप लोग का उदाहरण। ठीक है, उदाहरण। ठीक है। अब आगे आते हैं आवश्यक अब सीधा सीधा वही है जो मैं आपको बताया हूँ, आवश्यक तत्व। आवश्यक तत्व क्या क्या है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, और सामुदायिक भावना होनी चाहिए, हम की भावना होनी चाहिए, दोनों एक ही बात है। ठीक है। तो व्यक्तियों का समूह, बिना व्यक्तियों के समूह का समुदाय का निर्माण हो क्या अकेले इंसान से क्या समुदाय का निर्माण होगा, कि दो लोग से समुदाय बन जाएंगे, नहीं हो सकता। तो व्यक्तियों का समूह इम्पॉर्टेंट है। व्यक्तियों का समूह समुदाय के निर्माण के लिए प्रथम मुख्य आधार। ठीक है। बिना व्यक्तियों के समूह के ना तो समाज बनता है, ना समुदाय बनता है, ना समिति बनता है, ठीक है, ना संस्था बनता है। ठीक। व्यक्तियों के बिना ना तो सामान्य जीवन की कल्पना की जा सकती, ना ही सामुदायिक भावना की। ठीक है। दूसरा है क्या है, अब बिना व्यक्तियों का सामाजिक जीवन का तुम कल्पना कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। ना सामुदायिक भावना की, अकेला आदमी क्यों क्या सामुदायिक भावना होगी। ठीक है। उसके बाद क्या है, अगला टॉपिक है, अगला आवश्यक है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ये इंपॉर्टेंट है। आप कल जाके समाज और समुदाय में अंतर, समुदाय समिति में अंतर लिखोगे तो ये लिखना पड़ेगा कि समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है, जबकि समाज में आवश्यक नहीं है। ठीक है। तो ये आप लोग का दूसरा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है। तीसरा आपका क्या है, सामुदायिक भावना, इसे हम की भावना भी कहा जाता है। ठीक। ये आपका अंतर में काम आएगा। ठीक है। तो दोनों इस टॉपिक को बड़े अच्छे से याद रखना कि समुदाय किसे कहते हैं। ठीक है। तो समुदाय में जरूरत किस किस चीज़ का है, आवश्यक तत्व क्या है, तो व्यक्तियों का समूह, दूसरा क्या है निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, तीसरा क्या है सामुदायिक भावना या हम की भावना। ठीक। ये देखो, जैसे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के में एक दूसरे के निकट रहने के कारण ही लोगों में अंतःक्रिया की मात्रा बढ़ती है, जो सामाजिक संबंधों के निर्माण की दृष्टि से आवश्यक है। ठीक। अब हम लोग का नेक्स्ट, अब जैसे उसकी विशेषताएं पढ़े थे, किसकी, समाज की, तो इसकी भी विशेषता पढ़ेंगे हम लोग। ठीक। तो सबसे फर्स्ट विशेषता है, समाज स्वतः विकास करता है। ठीक है। समाज क्या करता है, स्वतः ही विकास करता है। ठीक है। समुदाय का निर्माण जानबूझकर या नियोजित प्रयत्नों से नहीं किया जाता, यह समय के साथ ही स्वतः विकसित होता है। अगर इस चीज़ को, समुदाय को आप हमारे भारत देश को अगर समुदाय मानते हो एक, है ना, तो आप देखोगे आप अपना विकास करते हो, देश का विकास होता है। ठीक है। तो आपके समुदाय का विकास हो रहा है। ठीक। उसी तरह इसका क्या रहेगा, स्वतः विकास रहेगा। दूसरा विशेषता क्या है, स्थायीपन। ठीक। समुदाय क्या होता है, स्थायी होता है। ठीक। विशिष्ट नाम, समुदाय का नाम होगा, बिल्कुल 100% हर समुदाय का नाम होता है। ठीक है। प्रत्येक समुदाय अपना विशिष्ट नाम होता है, जब समुदाय में लोगों की हम की भावना को जागृत करता है। ठीक है। जिस तरह समाज अमूर्त था, ठीक है, आपका समुदाय मूर्त होता है। ठीक। समुदाय एक मूर्त समूह है। व्यापक उद्देश्य, हर समुदाय का कोई ना कोई व्यापक उद्देश्य रहता है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा, देखो विशेषता में क्या क्या देख लिया, स्वतः विकास, समुदाय का क्या होगा, स्वतः विकास होगा। दूसरा क्या है, ये मूर्त है। तीसरा क्या है, स्थायीपन है इसमें।
चौथा क्या है, हर समुदाय का विशिष्ट नाम होगा और व्यापक उद्देश्य होगा। ठीक, किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए समुदाय का निर्माण नहीं होता है। व्यापक मतलब बड़ा उद्देश्य, छोटे मोटे उद्देश्यों के लिए समुदाय का उद्देश्यों के लिए नहीं होता है समूह समुदाय। समुदाय किसी का विकास किसी एक या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं होता, मतलब समुदाय का विकास किसी एक या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं, सभी का विकास होगा तो समुदाय का विकास होगा। ठीक है, आत्मनिर्भरता, ठीक, और अनिवार्य सदस्यता, ये 5-6 इसके विशेषताएं हैं, इनको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं एक बार और समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, सबसे पहले क्या था, स्वतः विकास। समुदाय का विकास स्वतः होता है। ठीक है, समुदाय में एक स्थायीपन है। दूसरा, हर समुदाय का एक नाम होता है, मतलब विशिष्ट नाम, हर समुदाय का कुछ नाम होगा ही। ठीक, समुदाय मूर्त है। तीसरा, हर समुदाय का कोई व्यापक उद्देश्य होगा, किसी समुदाय का विकास किसी एक या विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता। ठीक है, आत्मनिर्भरता, ठीक, समुदाय में क्या होती है, आत्मनिर्भरता, आप आत्मनिर्भर हो ना। ठीक है, अनिवार्य सदस्यता, आप किसी न अनिवार्य सदस्यता, हर आदमी किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। हर मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समुदाय का सदस्य अवश्य होता है। ठीक, अब उसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का आ जाता है समिति। तो देखो, हम लोगों ने समुदाय में क्या क्या पढ़ा। ठीक, अब मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूँ। ठीक है, समुदाय में क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने समुदाय का परिभाषा देखी। 30 शब्द में अगर पूछ दिया समुदाय क्या है, तो हमको लिखना आना चाहिए कि समुदाय है क्या। ठीक है, तो समुदाय क्या है, तो समुदाय सामान्य सामाजिक जीवन में भागीदारी लोगों का ऐसा समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं, जिनमें हम की भावना या सामुदायिक भावना होती है। बस 30 शब्द में काफ़ी है। अब उसके हम लोगों ने आवश्यक तथ्य देखे। तो सबसे पहला क्या था, व्यक्तियों का समूह। दूसरा क्या था, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र। तीसरा हम लोग का था सामुदायिक भावना या हम की भावना। उसके बाद हम लोग क्या देखा, विशेषता देखा। विशेषता में क्या क्या देखा, स्वतः विकास देखा। ठीक है, फिर क्या देखा, स्थायीपन देखा। ठीक, फिर क्या देखा, विशिष्ट नाम देखा। ठीक है, मतलब स्वतः विकास होता है, स्थायीपन है, विशिष्ट नाम है, मूर्त है, आत्मनिर्भरता है। ठीक है, अगला क्या है, आत्मनिर्भर होने के बाद अनिवार्य सदस्यता, प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी समुदाय का अंग जरूर होता है। ठीक है, या सदस्य जरूर होता है। और व्यापक उद्देश्य, छोटे मोटे उद्देश्य, किसी एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए समुदाय निर्माण नहीं होता, व्यापक उद्देश्य होता है इसका। ठीक है, अब हम लोग अगली टॉपिक हमारे समिति की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा समिति। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ लिया, समाज और समुदाय पढ़ लिया। ठीक, अब हम लोग का अगला टॉपिक क्या है, समिति। तो समिति क्या है, समिति मनुष्यों का ऐसा समूह जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। ठीक है, मतलब जिस तरह समुदाय क्या था, एक व्यापक उद्देश्य के लिए था, ये किसी सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है, उसे समिति कहते हैं। और उद्देश्य प्राप्ति के बाद इसे समाप्त भी कर दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखना। ठीक, कि समुदाय को क्यों बनाए थे, व्यापक उद्देश्य था, स्वतः विकास था, बहुत सारे कारण थे, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र था। संस्था क्या थी, संस्था क्या थी, समाज क्या था। ठीक है, समाज क्या था, तो समाज ये था कि पारस्परिक संबंधों से बनाया गया व्यवस्था को समाज कहते हैं। ठीक है, सामाजिक संबंधों, है ना, से बनाया गया व्यवस्था को समाज कहते हैं। लेकिन समिति क्या है, समिति को क्यों संगठित किया जाता है, समिति को इसलिए संगठित किया जाता है किसी सामान्य उद्देश्य या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, समिति मनुष्य का एक ऐसा समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इनको। तो समिति की मनुष्यों के विचार पूर्वक बनाए गए ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया गया है। मतलब समिति को मनुष्य के विचार पूर्वक बनाए गए ऐसे संगठन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे एक या कुछ उद्देश्य होते हैं और साथ ही जिसकी अपनी एक कार्यकारिणी भी होती है, मतलब इनका एक कार्य होता है। ठीक है, कार्यकारिणी परिषद संविधान का एक टॉपिक है हमारा। ठीक है,
तो कार्यकारिणी भी होती है। मतलब समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जिसका संगठन किसी एक उद्देश्य या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। बस समिति में इतना आपको पढ़ना है। ठीक, इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर समिति खत्म। ठीक है, तो हम लोग का टॉपिक समिति क्या है? मनुष्यों का ऐसा समूह जिसका संगठन किसी एक उद्देश्य या किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, उसको समिति कहते हैं। ठीक है, अब इसका क्या कर लेते हैं हम लोग? अब समाजशास्त्री हमारे मैकाइवर एवं पेज है ना, मैकाइवर एवं पेज ने क्या बोला है? समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंदर एक संगठन है। ऐसा क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि समुदाय का एक व्यापक उद्देश्य होता है, नहीं कोई विशेष उद्देश्य, ना तो एक समान उद्देश्य, उनका व्यापक उद्देश्य होता है। और समिति क्या रहता है? समिति का एक विशिष्ट या समान उद्देश्य होता है, उसके लिए संगठित किया जाता है। लेकिन समुदाय क्या है? एक व्यापक उद्देश्य के लिए है, तो उसी के अंदर एक क्या है? संगठन ही है। अब जैसे कि भारत देश है, समुदाय है एक, ठीक है, उसके अंदर कितने समिति बने हैं बताओ? बने नहीं बने बताओ? व्यापारिक समिति बनी है, मजदूर संगठन समिति बनी है, राजनीतिक दल भी एक समिति है वह बनी है, शिक्षक समितियां बनती है, व्यायामशाला बनती है, महिला संगठन बनती है ना। तो और समुदाय क्या है? राष्ट्र। अगर हम लोग भारत देश को माने, एक राष्ट्र है भारत देश हम लोग का, ठीक है, तो उसके अंदर हम लोग अगर मानते हैं तो क्या होगा? तो महिला समिति है कि नहीं है, शिक्षक समिति है नहीं है, राजनीतिक दल है नहीं है, व्यापारिक समितियां है नहीं हमारे यहाँ, है ना। तो क्या हो गया? समुदाय के अंदर ही समिति का गठन हुआ ना। उसी चीज को मैकाइवर पेज ने कहा, समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत ही एक संगठन है। ठीक है, क्या है? समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। ठीक, अब अगला टॉपिक, इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं हम लोग। समिति की विशेषताएं तो सभी में लिख सकते हो यार, विशेषताएं में सभी में लिख सकते हो। व्यक्तियों का समूह, समुदाय में भी व्यक्तियों का समूह चाहिए, ठीक है, समाज में भी व्यक्तियों का समूह। बिना व्यक्तियों के समूह के ना तो समाज का निर्माण होता है, ना समिति का, ना समुदाय का, ना संस्था का भी। ठीक, तो सबसे पहला विशेषताएं क्या है? व्यक्तियों का समूह, ठीक है। दूसरा क्या है? निश्चित उद्देश्य। सामने बोलो हमें किसी विशेष उद्देश्य या किसी समान उद्देश्य, मतलब उद्देश्य होना निश्चित है, बिना उद्देश्य के समिति का गठन नहीं होता है। विचार पूर्वक स्थापना, ठीक है, इसका स्थापना क्या होता है? विचार पूर्वक होता है। ठीक, बिना विचार किए, मतलब बहुत ज़्यादा समिति एक विचार पूर्वक स्थापित किया हुआ संगठन माना जाता है। समिति को जानबूझकर एवं काफ़ी सोच विचार के बाद बनाया जाता है। ठीक है, तो बिना विचारे जाने समिति का गठन नहीं किया जाता। ठीक, उसके बाद अगला है नियमों पर आधारित। ठीक है, हर समिति का कुछ ना कुछ नियम होता है। अगर आप किसी समिति से जुड़े हो तो हो सकता है आपको पता होगा कि उस समिति का क्या नियम है, क्या धर्म है ना, लेकिन नियम तो होंगे ही। ठीक, तो हम लोगों ने 4 विशेषताएं पढ़ लिया। ठीक है, सबसे पहला क्या है? व्यक्तियों का समूह है इसमें। दूसरा क्या है? निश्चित उद्देश्य है इसमें। तीसरा क्या है? विचार पूर्वक स्थापना, बिना विचार किए इसकी स्थापना नहीं की जाती, मतलब समिति को जानबूझकर बनाया जाता है लेकिन काफ़ी सोच विचार के बाद बनाया जाता है। ठीक है, नियमों पर आधारित, हर समिति के कुछ ना कुछ नियम होंगे। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता, मतलब आप चाहो तो सदस्य बन सकते हो, कोई आपको यहाँ पे वो नहीं किया जाएगा कि बनी जाओ, है ना, कि तुम बनो ही, ऐसा नहीं। आप चाहो तो बन सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं बन सकते, चाहे किसी भी समिति के, आपकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, लेकिन समुदाय में क्या था? हर मनुष्य किसी न किसी समुदाय का अंग होता है या सदस्य होता है, लेकिन हर मनुष्य किसी न किसी समिति का सदस्य होता है। जैसे मैं किसी समिति का सदस्य नहीं हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं एक समुदाय का सदस्य हूँ। ठीक है, उसी तरह ऐच्छिक सदस्यता समिति की होती है। अगला क्या है? अस्थायी प्रकृति, मतलब मैं क्या बता रहा था, समिति साधारणतः कुछ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विचारपूर्वक बनाई जाती है और उद्देश्यों के पूरा होने के बाद उन्हें समाप्त कर दिया जाता है। मैं क्या बोला था कि समिति को क्या करते हैं? किसी समान उद्देश्य या विशेष उद्देश्य के लिए बनाते तो हैं, लेकिन उसकी पूर्ति को क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। ठीक है, समाप्त कर देते हैं उसे। ठीक है,
औपचारिक संबंध। ठीक है, मतलब यहाँ आप रहोगे तो सिर्फ अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आओगे, तो अब सिर्फ आपका औपचारिक संबंध रहेगा। ठीक है, सामाजिक संबंध इसमें नहीं रहता कुछ। ठीक है, ना इसमें हम की भावना होती है। ठीक, सिर्फ औपचारिक संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं होते। यही बात को बोला इसने, घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं होते हैं। साध्य न होकर साधन है, मतलब हम अपनी इसको साधन माना जाता है, ये हमारा साध्य नहीं होता। ठीक है, तो हम लोगों ने समिति हो गया। अब उसे कुछ उदाहरण हैं जो हम देखेंगे। समिति के कुछ उदाहरण है, व्यापारिक समितियां हैं, मजदूर संगठन है, राजनीतिक दल है, शिक्षक समितियां हैं, व्यायामशाला है, महिला संगठन है, महिला समिति है। ठीक है, ये सब उदाहरण है जानने के लिए कि क्या होता है समिति। तो समिति में हम लोगों ने क्या पढ़ा। ठीक है, समिति में हम लोगों ने पढ़ा कि समिति मनुष्यों का एक ऐसा समूह है। ठीक है, मनुष्यों का एक ऐसा समूह है जो किसी विशिष्ट उद्देश्य या सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला, मैकाइवर एवं पेज। ठीक, मैकाइवर एवं पेज ने क्या बोला, मैकाइवर पेज ने बोला समिति एक समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ा हम लोगों ने, विशेषताएं पढ़ी। ठीक है, तो व्यक्तियों का समूह के सबसे पहला है। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका निश्चित उद्देश्य, बिना उद्देश्य के समिति का गठन नहीं होता। विचार लोग स्थापना, मतलब बहुत सोच विचार कर और जानबूझकर इसका संगठन किया जाता है। ठीक है, स्थापना की जाती है। अगला क्या है, ऐच्छिक सदस्यता, मतलब चाहो तो सदस्य बन सकते हो, चाहो तो नहीं बन सकते हो। नियमों पर आधारित है ना, हर समिति का कुछ ना कुछ नियम होगा। अस्थायी प्रकृति है इसका, प्रकृति क्या है, अस्थायी है। ठीक है, औपचारिक संबंध है, अनौपचारिक नहीं है, औपचारिक संबंध है इसमें। ठीक, इसके उदाहरण क्या है, व्यापारिक समितियां, महिला संगठन, राजनीतिक दल, शिक्षक समितियां, व्यायामशाला, महिला संगठन, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग को समिति बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक हमारे। ठीक, संस्था, ये आज हम लोग का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने जो आगे मैं बताया हूँ सामाजिक समूह और जन रीति एवं लोकाचार, इसको हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज ये 4 टॉपिक ख़त्म होने वाले हैं, तो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, जिसको संस्था बोलते हैं। ठीक है, अब सामाजिक संस्थाएं मनुष्य के मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में विकसित नियमों, विधि विधानों एवं कार्य प्रणालियों के संगठित रूप है। ठीक है, संस्था को कार्य करने के लिए समाज द्वारा मान्यता प्राप्त निश्चित ढंग भी कहा जाता है। ठीक है, ये परिभाषा मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा था। ठीक है, पर आप लोग देख लेना, लेकिन इसके नीचे वाला जो परिभाषा है ये ज़्यादा ठीक लगा मेरे को। ठीक है, और समझने के लिए आसान भी लगा। ठीक है, तो क्या बोलता है, पिछला टॉपिक हमने समिति पढ़ा। ठीक है, समिति क्या है, व्यक्तियों का समूह है जो एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है। ठीक है, समिति क्या है, मनुष्यों का ऐसा समूह है जो किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, जबकि संस्था इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने हेतु नियम एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है। मतलब उन्हीं उद्देश्यों, मतलब समिति का जो उद्देश्य है उसको ही पूर्ति करने के लिए नियम एवं कार्य प्रणाली बनाने वाली एक व्यवस्था को ही संस्था कहा जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण क्या है, देखो उदाहरण क्या क्या है इसमें, धर्म, विवाह, जाति, नातेदारी, उत्तराधिकार के नियम। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है, ये समझिए आप, समिति क्या है, समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो किसी एक या कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है। ठीक है, तो जब है ना, अब उसी उद्देश्यों को पूर्ति के लिए, उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नियम एवं कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था को संस्था कहते हैं। ठीक है, उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नियम और कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था है जिसे हम संस्था कहते हैं, जिसमें धर्म, विवाह, जाति, बाजार, नातेदारी, उत्तराधिकार के नियम आदि आते हैं। ठीक, अब संस्था के आवश्यक तत्व। ठीक है, जिस तरह हम लोगों ने समुदाय का आवश्यक तत्व पढ़े थे, उसी तरह संस्था के भी आवश्यक तत्व हैं। एक विचार। ठीक, अब संस्था के लिए प्रथम आवश्यक तत्व एक विचार का किसी मनुष्य के मस्तिष्क में आना है।
धीरे धीरे यही विचार विभिन्न स्तरों से गुजर कर एक संस्था का रूप धारण करता है। मतलब किसी एक मनुष्य के में एक विचार आना संभव है, उसी प्रकार वो अपने विचार को लोगों में बांटेगा तो एक संस्था का निर्माण होगा। ठीक है, कि चलो अब विवाह करने के लिए एक संगठन बनाते हैं, समिति बनाते हैं, फिर विवाह करने के लिए पंडित की जरूरत है, तो हाँ तो पंडित आएगा, तो ये करेगा, पूजा पाठ करेगा वो, ठीक है, उनको दक्षिणा मिला जाएगा। ठीक है, फिर कई लोग का जो प्रेम विवाह होता है, ठीक है, तो प्रेम विवाह होता है तो क्या तो आजकल आर्य समाज है, तो विवाह कराता है जब दोनों पक्ष राजी नहीं होते तो। ठीक, इसी तरह विवाह का एक वो बना है, संस्था है समझो वो। ठीक है, अब आगे चल के क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य। इनका भी विशिष्ट उद्देश्य होता है। जिस तरह समिति का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है, उसी तरह संस्था का भी एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। ठीक है, संरचना, प्रत्येक संस्था की संरचना होती है जो अन्य समाजों में उसी प्रकार की संस्था की संरचना से भिन्नता लिए होती है। मतलब हर समाज में अगर एक संस्था है तो सभी संस्था में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, लेकिन संरचना होगी एक। ठीक है, संरचना मतलब कैसे, संरचना मतलब कैसे ये बताइए। ठीक है, तो संरचना मतलब कि एक अधिकारी होगा, उसके नीचे 3 अधिकारी होंगे, अब उन अधिकारियों के नीचे फिर 2-2 अधिकारी अलग अलग होंगे। ठीक है, ये संरचना होती है। ठीक, उसके बाद क्या है, अभिमति, स्वीकृति या अधिकार। संस्था का एक आवश्यक तत्व समूह या समाज की स्वीकृति है। इसी स्वीकृति के आधार पर संस्था को कुछ अधिकार प्राप्त है। मतलब अगर आपको कोई संस्था बनाना है तो आपको समाज से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ठीक है, या सरकार से, अभी सरकार स्वीकृति लेनी पड़ेगी संस्था बनाने के लिए। बिना स्वीकृति के आप संस्था का निर्माण नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये याद रखना। ठीक, बिना स्वीकृति के आप संस्था का निर्माण नहीं कर सकते हो। ठीक, ये पॉइंट को। ठीक है, अगला स्थायित्व। संस्थाएं साधारणतः स्थायी होती है क्योंकि इनका विकास मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन के रूप में होता है। मतलब संस्था क्या है ना, अधिकतर स्थायी होती है। और जैसे कि प्रेम विवाह का मैंने आपको बताया कि आर्य समाज है ना, जो विवाह कराते हैं। ठीक है, तो वो कभी ख़त्म हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, उनके अधिकारी की अगर किसी की मृत्यु होती है तो दूसरे अधिकारी उसके स्थान पे बैठेंगे। ठीक है ना, तो आखिर ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तो बनाया गया है ना। ठीक है, जैसे बाजार है, कोई ठेका लेता है तो वहाँ आके बैठते हैं, तो आज बाजार का ठेका वो ले रहा है, कल कोई और लेगा। एक संस्था के रूप में कार्य करते हैं, बाजार कहीं थोड़ी पड़ जाता है। अगर आपके गांव में बाजार है तो एक सिस्टमेटिक जगह होगा उसका, वहाँ बैठता होगा वो, और वहाँ का ठेका लगता होगा, बोली लगता होगा। ठीक है, तो संस्था कभी साधारणतः तो समाप्त होती नहीं। संस्था बहुत मुश्किल है कि वो हो, बहुत रेयर केस में संस्था समाप्त होती है, संस्था भी समाप्त होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण इसलिए क्या है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही तो इनका निर्माण किया गया है। ठीक है, एक हिसाब से बोलोगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी एक संस्था है। ठीक है ना, वो कभी समाप्त होती है क्या, नहीं होती। आगे क्या है, प्रतीक। प्रत्येक संस्था का एक प्रतीक होता है जो भौतिक या अभौतिक दोनों हो सकता है। हर संस्था का एक प्रतीक होगा। ठीक है, विरासत। संस्था मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है और इसकी आवश्यकता, और ये आवश्यकता बनी रहती है, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। ये बताया मैं आपको। आज वहाँ कोई और बैठा है, कल कोई और बैठेगा, पर संस्था समाप्त नहीं होती है। क्योंकि संस्था समाप्त इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाई गई एक संस्था है। ठीक है, और मानव की आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती है, याद रखना। मानव की आवश्यकता कभी खत्म नहीं होती। ठीक, तो हम लोगों ने आवश्यक तत्व क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम संस्था है क्या, समिति मनुष्यों का ऐसा समूह है जो कुछ या विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाई गई एक व्यवस्था है। अब उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कुछ नियम और कार्य प्रणाली की एक व्यवस्था बनाई गई है जिसे हम संस्था कहते हैं। जैसे धर्म, विवाह, जाति, बाजार, नातेदारी, उत्तराधिकार के नियम। ठीक है, ये सब। अब आगे बढ़ते हैं, संस्था का विकास है ना। संस्था का विकास भी होता है। अब
आवश्यक तत्व बोलते हैं हम लोग, ठीक है। संस्था के आवश्यक तत्व। अब आवश्यक तत्व में क्या, एक विचार। किसी मनुष्य में एक विचार आना जरूरी है तो वो अपने विचार को बताएगा, फिर संस्था का निर्माण होगा, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य, जिस तरह समिति में एक विशिष्ट उद्देश्य होता है उसी तरह संस्था का भी एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। अगला क्या है, तो संरचना, ठीक है। यहाँ सिर्फ मनुष्य के समूह को नहीं बोलेंगे, यहाँ एक संरचना होगा, ठीक है, कि अधिकारी, उसके नीचे अधिकारी, फिर उसके नीचे कर्मचारी, ऐसा एक संस्था बनी होती है, संरचना बनी होती है, उसको हम संस्था कहते हैं। अभिमति, मतलब आपको संस्था का निर्माण करने के लिए समाज की स्वीकृति बहुत आवश्यक है, ठीक है। इसी स्वीकृति के आधार पर संस्था को कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, कि अधिकार होता है, संस्था को एक अधिकार प्राप्त होता है कि अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ही कार्य करोगे आप। स्थायित्व, साधारणतः स्थायी रहते, क्योंकि संस्था का निर्माण ही मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया गया है, ठीक। प्रतीक, प्रत्येक संस्था का कोई ना कोई प्रतीक होगा। विरासत, संस्था कभी समाप्त होती नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहती है, ठीक। अब हम लोग आते हैं संस्था की विशेषताएं, ठीक है। मौलिक इकाई, सबसे पहला तो यही है, प्रत्येक संस्था एक मौलिक इकाई, मतलब एक मिलजुल के काम करती है संस्था, अलग अलग काम नहीं करती है। अगर एक संस्था है तो पूरा मिलजुल के ही काम करेगी, ठीक। अधिक स्थायित्व, ठीक है। संस्थाओं का विकास एक लंबी अवधि के बाद होता है, और वह भी उस समय जब कार्य के विशिष्ट तरीके अपनी उपयोगिता की प्रमाणिता करते हैं। इसी कारण संस्थाएं काफ़ी लंबे समय तक चलती है तथा इनका शीघ्रता से विनाश नहीं होता, ठीक है। समझ में आया। अधिक स्थायित्व, जैसे कि समिति अधिक स्थायित्व नहीं है, लेकिन संस्था क्या है, अधिक स्थायित्व है, क्योंकि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनते हैं और इनका विकास बहुत लंबी अवधि के बाद होता है, तो ये बने रहते हैं, ठीक है। अधिक स्थायित्व रहता है इसमें, ठीक है। एक से अधिक सुस्पष्ट उद्देश्य, मतलब एक या अधिक सुस्पष्ट, मतलब इसका या तो एक उद्देश्य रहेगा या तो अधिक उद्देश्य रहेगा, पर सुस्पष्ट उद्देश्य मतलब कि आप पता चल जाएगी कि इस संस्था का क्या उद्देश्य है। सुस्पष्ट उद्देश्य रहता है, ऐसे घुमा फिरा के कोई उद्देश्य नहीं रहता इनका, ठीक है। सांस्कृतिक उपकरण, ठीक। प्रत्येक संस्था में कुछ भौतिक या अभौतिक उपकरण होते हैं जो संस्था के उद्देश्यों की दृष्टि से उपयोगी होते हैं। उदाहरण, हिंदू समाज में हम होम वेदी, मंडप, कलश आदि विवाह संस्था से संबंधित उपकरण हैं, ठीक है। अब सांस्कृतिक उपकरण, जैसे कि विवाह कराना है, ठीक है, तो कलश का जरूरत तो पड़ता ही है, मंडप रहता ही है, ठीक है। अब होम वेदी है ना, ये तो रहता ही है, तो ये सब उपकरण भी रहेंगे। अब कोई कोचिंग संस्था है तो वहाँ पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड, मार्कर, जब तो रहेंगे। अब तो सब कंप्यूटराइज हो गया है, ठीक है, तो ये सब तो होंगे ही ना, तो उपकरण तो रहेंगे ही, ठीक। अगला है प्रतीक, जो आवश्यक तत्व है वही डाल दिया है, अपना एक प्रतीक होता है। परंपरा, ये तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिस तरह समिति में नियम होते हैं उसी तरह संस्था में कुछ लिखित या अलिखित परंपराएं होती हैं जिनके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण रखा जाता है। यह परंपराएं लोगों के व्यवहार की अनुरूपता और समानता लाने में योगदान देती है, ठीक है। तो हम लोगों ने विशेषता में 5-6 विशेषताएं देखी। सबसे पहला विशेषता है हमारा मौलिक इकाई, ठीक है। दूसरा है अधिक स्थायित्व रहता है इसमें, ठीक है। एक या अधिक सुस्पष्ट उद्देश्य है इसके, ठीक है। तीसरा क्या है, सांस्कृतिक उपकरण है। चौथा क्या है, प्रतीक है। पांचवा क्या है, परंपरा है, ठीक। मौलिक इकाई है, अधिक स्थायित्व है, सांस्कृतिक उपकरण है, प्रतीक है, परंपरा है, एक या अधिक सुस्पष्ट उद्देश्य, ठीक। तो ये हो गया। अब संस्था के कार्य एवं महत्व, ऐसा कुछ है नहीं ज़्यादा, इसको पढ़ना वढ़ना है नहीं, लेकिन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये इसको मैं आपको PDF के रूप में टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला उद्देश्य यह है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है इसमें, ठीक है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति है इसमें, ठीक है। दूसरा क्या है, व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती है, ठीक है। संस्था का सबसे पहला कार्य क्या है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, इसीलिए संस्था का निर्माण हुआ है, तो कार्य भी यही रहेगा, महत्व भी यही है। दूसरा, व्यक्तियों के कार्य को सरल बनाती है, ठीक है। अब आपको बोल दे कि पूजा पाठ करो या फिर कुछ काम करो, आप खुद पढ़ाओ लिखाओ, तो ये थोड़ा वो हो जाएगा, तो आपके काम को क्या किया, सरल किया गया।
कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी वो आपको कल डिप्टी कलेक्टर नहीं बनाती, बस आपके काम को आसान करती है। ठीक है, एक बात को याद रखना, सिर्फ आपके काम को आसान किया, हम लोग भी ये आपके काम को आसान कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। व्यवहारों में अनुरूपता, व्यवहारों में नियंत्रण, सांस्कृतिक वाहक, परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण। देखो परिस्थिति एवं भूमिका यहाँ पे आ गया। ठीक है, हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये जो है ना, ये परिस्थिति या भूमिका, ये भी एक अलग अलग टॉपिक है। जिस तरह संघर्ष और सहयोग बताया था मैं आपको, उसी तरह परिस्थिति भूमिका एक टॉपिक है, पढ़ाऊंगा आगे मैं आप लोग को। ठीक है, और सामाजिक सामाजिक परिवर्तन में सहायक, समाज के परिवर्तन में बहुत ज़्यादा सहायक है। ठीक है, तो ये हम लोग का 4 टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, क्या 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 खत्म हुआ है, तो देखो सबसे पहला हम लोगों ने समाज खत्म किया, दूसरा समुदाय खत्म किया, तीसरा हम लोगों ने संस्था खत्म किया। ठीक है, चौथा समिति खत्म किया। ठीक, प्राथमिक अवधारणाएं के अंतर्गत हम लोगों ने 4 टॉपिक अभी खत्म किया है, समाज, समुदाय, समिति, संस्था। ठीक है, अब इन सब का आप अपना नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने के बाद लिखिए। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले अनुसार लेके यहाँ से क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं इसको देखिए, क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो समझने के बाद उसको लिखिए। क्योंकि सिर्फ सुनना नहीं है, लिखना भी है। जब तक लिखोगे तब तक CGPSC मेंस नहीं निकलेगा आपका। ठीक है, तो लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत कम रहता है और हमको स्पीड बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो अभी से लिखते रहोगे तो साल भर में आपकी इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग, अगले टॉपिक हम हमारे। ठीक, जनरीत्या एवं लोकाचार। ठीक, जय हिंद दोस्तों।